एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 201। पिछला एपिसोड काफी लाइट सा रहा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख सकते हो। अभी हम जरा जान लेते हैं पिछले पार्ट में हुआ क्या था। बेसिकली शुरुआत में दिखाई जाती है हमें वो बैटल जो ज्वालिन रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स और मेडुसा ट्राइब के 8 लीडर्स के बीच में हुई थी। क्योंकि रॉयल पैलेस में किंग ज्वालिंग और ड्रैगन लविंग लिजन मौजूद नहीं थे, मेडुसा ट्राइब ज्वालिन रॉयल फैमिली को भारी पड़ती है। लेकिन जब ज्वालिन रॉयल फैमिली का सुपड़ा साफ होने ही वाला था, तभी एंट्री मारता है किंग ज्वालिंग और उसके पीछे ज्वालिन रॉयल फैमिली का एंसेस्टर ज्वान कैंग था, जो कि अब किंग ज्वालिंग का एक पपेट बन चुका है। अच्छी बात यह है कि इससे पहले बुड्ढा ज्वान कैंग मेडुसा ट्राइब के एक्सपर्ट्स की जान ले पाता, एक्शन लेती है काइलिन और इन सब की जान बचा लेती है। फिर हमें थोड़ा बर्निंग एसेंस पवेलियन के बारे में बताया जाता है। पिछले पार्ट में जियान ने भी 7 स्टार दूती ब्रेक थ्रू कर लिया था। दूसरी तरफ म्यूइंग और उसका भाई येंची, ये दोनों फैक्शन पवेलियन के फॉरबिडन एरिया में रह रहे थे। ये जगह सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। एपिसोड के लास्ट में येंची और म्यूइंग के बीच में थोड़ा झगड़ा सा हो जाता है, क्योंकि म्यूइंग जियान से मिलना चाहती थी लेकिन येंची अलाउ नहीं करता। एंड में जाके म्यूइंग गुस्सा होकर चली जाती है। चलो हम आगे की स्टोरी को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये वही रूम होता है जिसमें म्यूइंग के जाने के बाद बस येंची रह गया था। कुछ समय के बाद येंची कहता है बाहर आओ। हम शेडोज में से एक फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि जियान था। लगता है जियान को यहाँ पहुंचे बिल्कुल देर नहीं हुई थी और उसने म्यूइंग और येंची के बीच की बातचीत सुनी नहीं होती है। जियान को देखते हुए येंची कहता है फेंटियन ने मुझे बताया कि तुमने मेरे रेस्क्यू मिशन में एक अहम किरदार निभाया। जियान हाथ कप करके बोलता है ये जूनियर तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था। पवेलियन मास्टर और बाकियों का योगदान भी कम नहीं था। ये शब्द येंची को अभी पसंद आते हैं, स्पेशली जब येंची को जियान के चेहरे पे कोई घमंड दिखाई नहीं देता। वो नोट करके बोलता है बहुत अच्छे, तुम सच में एक अच्छे सीडलिंग हो। ये मेरे लिए दूसरी बार है जब फेंटियन ने किसी की ऐसी तारीफ करी हो। ये सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाता है। वो कहता है दूसरी बार। येंची नोट करके बोलते हैं हाँ, क्योंकि फेंटियन के मुंह से पहली ऐसी तारीफ कई 10 साल पहले सुनाई दी थी। जियान के अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई होती है और पूछते सीनियर वो कौन थे। उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए येंची लगता है पुरानी यादों में चले गए थे। वो बताते हैं फैशन पवेलियन के पवेलियन मास्टर बनने से पहले फेंटियन ने दुनिया घूमी थी। उसके एक्सपीरियंसेस में फेंटियन को एक अनाथ बच्चा मिला जिसे उसने अपना बच्चा माना। स्टोरी में जियान को भी काफी इंटरेस्ट आता है। येंची आगे बोलते हैं वो बच्चा, उसका कल्टीवेशन टैलेंट एक समय पे फेंटियन से भी ज्यादा शानदार दिख रहा था। उसके ऐसे नेचर और टैलेंट की वजह से वो बहुत जल्दी फेंटियन के बहुत ज्यादा करीब हो गया। फेंटियन उसका ऐसा ख्याल रखता था जैसे वो खुद उसका खून हो। लेकिन जब से एक्ट कॉम्पिटिशन आया, ट्रेजेडी भी तभी हुई। उस एक्ट कॉम्पिटिशन में उस बच्चे की जान चली गई थी। उनकी जान भौंसे को उड़ के बोलता है कैसे। येंची बताते हैं उसकी डिटेल्स अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। अभी उसके मरने के राज उसी जगह में छिपे हुए हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे ज्वालिन रॉयल फैमिली का हाथ माना गया और उसकी वजह से गुस्से में आके फेंटियन ने अकेली ज्वालिन रॉयल फैमिली को हमला कर दिया। तब उस रॉयल पैलेस में नदियों की तरह खून बहा था। उनके बहुत सारे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स मारे गए और तब से ज्वालिन रॉयल फैमिली और हमारी फैक्शन पवेलियन के बीच में दुश्मनी और भी बढ़ चुकी है। इस बात को सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतिहास में ऐसे राज छिपे होंगे। लेकिन सीनियर, तभी उन सीनियर की मौत हुई कैसे थी। येंची अपने सिर को हिला के बोलते हैं उस बच्चे का नाम था यिनटोंग। फेंटियन की आखिरी इन्वेस्टिगेशन में उसे ज्वालिन रॉयल फैमिली के खिलाफ सबूत मिले थे। मुझे लगता है आगे आने वाला जो कंपटीशन है उसमें यिनटोंग की मौत के राज खुल सकते हैं। अफसोस की बात है कि वो कंपटीशन ग्राउंड है और फेंटियन उस जगह की तहकीकात नहीं कर सकता है। उस जगह का सप्रेशन हमारे जैसे एक्सपर्ट्स के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम वहाँ पे जाने की कोशिश भी करते हैं तो हमें अंदरूनी चोटों का सामना करना पड़ेगा। जियान येंची का इशारा समझता है। वो नोट करके बोलता है सीनियर चिंता मत करो, ये जूनियर कोई कसर नहीं रखेगा। जियान को देख रही येंची की आंखें फ्लैश होती हैं। वो कहते हैं बहुत हो गई इसके बारे में बात, लेकिन क्या तुम सच में वही जियान हो जो मेरी बहन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। ये सुन के जियान थोड़ा हेस्टेट करने लगता है। वो कहता है म्यूइंग, वो येंची इस लड़के के दिमाग के सवाल को पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं मैं एक ओरिजिनली होली फ्लेम था, हालांकि मैंने ह्यूमन फॉर्म को ले लिया है और क्योंकि येंग मेरी बहन है तो मैं क्या लगता है कि उसकी पहचान क्या होगी। फाइनली जियान के दिमाग के सारे डाउट्स हट जाते हैं। वो गहरी सांस लेके बोलता है येंग मेरी कंपेनियन भी है। येंची कहते हैं कंपेनियन, हाँ क्या इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन इशारों को समझ के जियान तुरंत ही पीछे हटता है। वो दोनों हाथों को हिला के बोलते हैं सीनियर ये बस एक गलत फहमी है। जब वो सोचता है अगर काइलिन को इन चीजों के बारे में मालूम पड़ गया तो उसकी कैसे बैंड बजेगी। ये सुन के जियान की चिल फैल जाती है। वहीं पे भले जूनर भी काफी जेंटल लगती हो लेकिन वो काइलिन से भी 2 कदम आ गया। सीन जाता है येंची की तरफ। वो साय करके बोलते हैं मैं काफी जल्दी येंग के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन के जियान का चेस्ट थोड़ा टाइट हो जाता है, लेकिन जियान समझदार भी था। वो कहता है ये अच्छा डिसीजन है। ये इंसानी दुनिया खतरों से भरी हुई है, स्पेशली येंग के लिए। जियान के चेहरे पे से कॉन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन को देख के येंची मन ही मन में कहते हैं क्या अजीब लड़का है। तभी जियान बोलते सीनियर
सीनियर, लेकिन आपके जाने से पहले मैं आपकी उन चोटों को सही करने में हेल्प करना चाहता हूँ। इसे आप मेरे म्यूइंग को थैंक यू करने का तरीका समझ सकते हो। एनजी नोट करके बोलते हैं, तुम्हारे से सोचने से मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जियान पूछते सीनियर ऐसा क्यों है? एनजी बताते हैं, मुझे पूरी तरह से हील करने के लिए तुम्हें आने वाले कंपटीशन से कुछ चाहिए होगा। लगता है जियान एनजी की सच में हेल्प करना चाहता था। खुश होकर बोलता है, सीनियर मैं समझ गया। ये देख के एनजी की आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं। कहते हैं, समय के दौरान तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में फोकस करना चाहिए। मैं कंपटीशन की डिटेल्स तुम्हें कुछ समय बाद बताऊंगा। क्लियरली अब बात खत्म होने पे आई थी, लेकिन जियान के चेहरे पे तब भी हेजिटेशन होता है। फिर से बोलते हैं, सीनियर म्यूइंग। एनजी सीरियस टोन में बोलते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जियान मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर आसान नहीं होने वाला। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भरे होंगे और तुम ऊंचाइयों पे जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी परेशानी में ये फंसे। जियान के एक्सप्रेशन भी सॉफ्ट हो गए होते हैं। वो बोलता है, मैं समझ गया हूँ, तुम दोनों बस कंपेनियंस हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लगता है इस उत्तर ने एनजी को सेटिस्फाई कर दिया होता है। वो कहते हैं, यिंग ये बाहर जंगल में इंतजार कर रही है, अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो तुम वहां जा सकते हो। जियान का दिल अभी थोड़ा सा टाइट होता है। वो तब भी खुद के दिल को काफी जल्दी शांत कर पाता है। हम जियान को बाव करके जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसे पता नहीं था कि जब वो पीछे मुड़ा था, उसकी स्टोरी रिंग के अंदर गोल्डन ड्रैकिंग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। स्पेशली एनजी के पावरफुल ऑरे को फील करके उनके चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। लेकिन स्माइल का मतलब क्या था, हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इसी पर स्टोरी रिंग में एक रिपल फैलती है और हम गोल्डन ड्रैकिंग के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, ऑरा ये किसी शाओक्लन के मेंबर का है। इनकी वो गोल्डन आंखें नैरो हो जाती हैं। वो स्टोरी रिंग के अंदर से ही काफी दूरी का सीन देख पाते हैं, जहाँ एक बंदा किसी का पीछा कर रहा था। जिनलोंग पीछे वाले के ऑरे को सेंस करके बोलते हैं, तो ये ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर का लॉ इन्फोर्सर है और ये शाओक्लन के मेंबर को पकड़ना चाहता है। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है सोल ईटर लॉर्ड की, जो सोल ईटर टेलिस्मैन से आ रही थी। सोल ईटर लॉर्ड कहते हैं, सिचुएशन को देखते हुए वो शाओक्लन का मेंबर लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये काफी जल्दी जोन सेंटियन पहुंचने वाले हैं। जिनलोंग की आंखें अब तक पूरी तरह से सीरियस हो चुकी होती हैं। वो खुद से कहते हैं, लगता है मैं और समय तक जियान की बॉडी में छिपा नहीं रह सकता। मुझे उसे उसकी एंसेस्ट्रल पावर को जगाने में हेल्प करनी होगी, फिर शाओक्लन के मेंबर को रेस्क्यू करके ड्रैगन क्लैन पहुंचाया जा सके। इसी साथ गोल्डन ड्रैगन ने गहरी सांस छोड़ी थी। उनके मुंह से बाहर आने वाली सुनहरे रंग की रोशनी उनको एक मोती यानी कि बीड में बना लेती है। इस गोल्डन बीड को एक जेड बॉक्स में रख दिया गया था। ये होता है जियान के ढूंढने के लिए। जल्दी गोल्डन ड्रैगन और कहीं जाने वाले थे। इसी के साथ एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, जो किस्मत के पूरे फेयर को बदल रहा है। लगता है वो शाओक्लन की ब्लड लाइन फिर से जागने वाली है और ये पूरा मामला जा रहा है एक बहुत बड़े वॉर की तरफ। खैर हम चलते हैं रूम के बाहर, जहाँ एक शैडोई फिगर बिना किसी कारण के भटक रही होती है। ओरिजिनली वो इंसानी दुनिया में अपने भाई को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें ढूंढने के बाद भी वो वापस नहीं लौटना चाहती। उसके दिमाग में हमेशा किसी की परछाई बनी रहती है। जब वो अपने पीछे किसी को आते हुए फील करती है, गुस्से से भरी आवाज में कहती है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देख के जो फिगर उसके पीछे अपीयर हुआ था वो स्टंड हो जाता है। ऑफ कोर्स कमरे के बाहर भटक रही म्यूइंग होती है। जब उसे अपनी बात का कोई जवाब सुनाई नहीं देता, वो पीछे मुड़ती है। उसे दिखाई देता है जियान का फिगर। म्यूइंग तुरंत ही चौंक गई थी। वो करके बोलती, जियान ये फंक्शन पवेलियन का फॉरबिडन एरिया है। इस जगह पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। इस वजह से म्यूइंग को लग रहा था कि उसके पीछे उसका भाई आ गया है। जियान एक हल्की स्माइल के साथ बोलता, लगता है तुम काफी भटकी हुई हो। क्या लौटने के बाद तुम आराम नहीं कर पाई हो? फाइनली म्यूइंग अपने होश में आती है। हम उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि डर देख सकते हैं। उसे लग रहा था कि जियान कहीं उसे गलत ना समझे, क्योंकि अब तक जियान को उसकी सच्चाई मालूम पड़ गई होगी। इंसान देखने के बाद भी वो एक होली फ्लेम है। जब जियान उसकी आंखों को देखता है, वो अपने सिर को हिला के बोलता है, चिंता मत करो, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। हमारे बीच में बनने वाली कंपेनियनशिप सिर्फ तुम्हारी पहचान की वजह से नहीं बदलने वाली। म्यूइंग पीछे मुड़ के बोलती है, लेकिन मैं एक इंसान बनी होली फ्लेम हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि किसी दिन मैं तुम्हें हार्म करूंगी? असल में उसकी होली फ्लेम को हासिल करने के लिए जियान का उसके ऊपर हमला करना ये म्यूइंग के दिमाग में कभी नहीं आया था। वो जानती थी कि जियान कोई ऐसा इंसान नहीं है। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अगर वो दिन सच में आता है जब तुम अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठती हो, मैं तब भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। हम उस परेशानी को साथ में फेस करेंगे। ये बात म्यूइंग के दिल को रिलीफ पहुंचाती है। वो पूछती है, क्या तुम मेरे भाई और मेरे बारे में क्यूरियस नहीं हो? स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ थोड़ा हूँ। सिनेरियनची एक 1 स्टार दोशियान लेवल के पावर हाउस है, लेकिन तब भी उन्हें ज़्वाली रॉयल फैमिली ने कैसे कैप्चर किया? क्योंकि ज़्वाली रॉयल फैमिली का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट बस 1 स्टार दोशियान की स्ट्रेंथ को रखता था। फाइनली म्यूइंग जाती है अपनी पुरानी यादों में। वो कहती है, मैं और मेरे भाई, उन दोनों का जन्म सीक्रेट लैंड में हुआ था। उसी जगह की वजह से हम दोनों इंसान में ट्रांसफॉर्म हो पाए। मेरे भाई हमेशा मुझसे पावरफुल रहे हैं। बाई चांस उन्हें इंसानों की दुनिया में जाने का मौका मिला, लेकिन अपनी होली फ्लेम की आइडेंटिटी को छिपाने के लिए उन्हें इंसान में ट्रांसफॉर्म होना था। इस वजह से उनकी स्ट्रेंथ 1 स्टार दोशियान से 1 स्टार
दूधी की होगी। इवेंचुअली उनकी मुलाकात पवेलियन मास्टर फेंटियन से हुई। तो उनकी स्ट्रेंथ पीक दूधी की थी। फिर जब मेरे भाई को पकड़ा गया, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें याद है कि उन्हें पकड़ने वाले का ऑरा इविल रेस से बिलोंग करता था। बात को सुन के जियान की आंखें नैरो हो जाती है। जियान भी अब तक के इविल पावर हाउस का सामना कर चुका है। वो सोचता है क्या ज़ोले रॉयल फैमिली सच में इविल रेस से कनेक्टेड है। जियान खुद से बोलता है लगता है ज़ोले रॉयल फैमिली इतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। आखिरकार येंची, फेंटियन और बर्नी इंसेंस पवेलियन से जुड़े हुए थे। उनका कैप्चर होना ये बस एक 1 स्टार दूधी का काम नहीं हो सकता, खासकर जब येंची खुद एक होली फ्लेम हो। उस होली फ्लेम पावर के साथ एक नॉर्मल 1 स्टार दूषण उनका सामना नहीं कर पाएगा। इसी पल जियान के दिमाग में एक और विचार आया था। असल में उसने सिर्फ ची हाओरेन और ची हाओचिंग की बॉडी से इविल रेस के और कोई सेंस नहीं किया है, क्योंकि ज़्वालिंग किंग का फादर ज़ुआनशिन गोस्ट वर्ल्ड के गोस्ट इमोर्टल से मिला हुआ था। जियान सोचता है क्या ज़ोले रॉयल फैमिली सच में इविल रेस और गोस्ट वर्ल्ड दोनों के साथ काम कर रही है। म्यूइंग बताती है मेरे भाई और ज़ोले रॉयल फैमिली के बीच में गहरी दुश्मनी है। जियान तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई इस फैक्शन पवेलियन के सुप्रीम एल्डर है। मुझे लगता है आगे आने वाले कंपटीशन में वो बदले को जरूर लेना चाहेंगे। ये कहते कहते वो फिर से पीछे मुड़ती है। इसी पल से सेंस होता है जियान का हो रहा। वो सरप्राइज से भरी आवाज में कहती है तुमने 7 स्टार दूधी में ब्रेक थ्रू कर लिया। जियान नॉड करके बोलते है हाँ, ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद मैं सीधा तुम्हें चेक करने के लाया हूँ। ये सुन की म्यूइंग की आंखें थोड़े इमोशन से भरती है, लेकिन वो काफी जल्दी से छिपा भी लेती है। दोनों चुपचाप से काफी समय तक जंगल की गहराई में चलते रहते हैं। फिर म्यूइंग बोलती है जियान अगर मैं चली जाती हूँ तो क्या तुम मुझे मिस करोगे। जियान ने गहरी सांस को भरता है। वो फिर नॉड करके बोलता है हाँ। ये सुन के म्यूइंग की नजरों में एक ग्रीन लाइट फ्लैश हुई थी। वो एक बहुत हल्की आवाज में कहती है थैंक यू। शायद इन शब्दों का मतलब जियान समझ नहीं पाया, लेकिन उसे भविष्य में एहसास होगा ये शब्द म्यूइंग के लिए कितने मायने रखते हैं। जियान एक सीरियस टोन में बोलता है दुनिया खतरों से भरी हुई है, तुम्हारी आइडेंटिटी स्पेशल है। अगर किसी गलत विचारों वाले व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि तुम कौन हो, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और तो और क्योंकि मेरे पास भी होली फ्लेम है, मैं जानता हूँ कि हमें एट द एंड एलियन रेस का सामना करना ही होगा। म्यूइंग बोलती एलियन इविल रेस। उसे जियान का ब्लड कर्स याद आता है। वो पूछती तुम्हारे अंदर वो चीज। जियान उसे दिलासा देके बोलता है ये अभी मेरे कंट्रोल में है। दोनों के बीच में कुछ और बातें होती हैं, हम जिनमें चलो झांकते नहीं है। जरा कुछ समय बाद का दिखाया जाता है। जियान कहता है क्योंकि तुम और तुम्हारे भाई अब दोनों सेफ हैं, तो मुझे भी रिलीफ फील हो रही है। चलो मैं कुछ मेडिसिन हर्ब्स को रिफाइन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और म्यूइंग का दिल भी हल्का हो चुका होता है। वो नोट करके जियान को जाने के लिए बोलती है। उसके चेहरे पे जेंटल स्माइल थी। जिस पल जियान का फिगर गायब होता है, हम शेडोस में से येंची को बाहर आते हुए देखते हैं। लगता है वो चुपचाप से दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। हालांकि जियान से मिलने के बाद उन्हें उसके बारे में कुछ गलत फील नहीं हुआ। तभी वो अपनी बहन के लिए काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। वही म्यूइंग की आंखों में डिटर्मिनेशन भर गई होती है। वो कहती है ब्रदर इस सेक्ट कॉम्पिटिशन के बाद मैं आपके साथ लौटूंगी। येंची थोड़ा हेस्टेट करके नॉड ही कर देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं फेंटियन की हेल्प से अपनी बॉडी की वो हिडन इंजरीज भी सही कर पाऊंगा। कॉम्पिटिशन के शुरू होने से पहले मैं अपनी पीक कंडीशन में पहुंच जाऊंगा। भले येंची को लग रहा हो कि चीजें सेटल हो गई हैं, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि वो आने वाला सेक्ट कॉम्पिटिशन उनके लिए सब कुछ चेंज कर देने वाला है। लेकिन चलो हम उसके राज नहीं खोलते, हम बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। उस फॉरबिडन एरिया से बाहर आने के बाद जियान के दिमाग में भी बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। जैसे जैसे समय आगे गुजरता रहा है, वो भी समझ पा रहा था कि म्यूइंग और यूरू उसके लिए कैसा फील करते हैं। भले टिपिकली जियान इन चीजों से दूर रहता हो, लेकिन वो इन दोनों का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। खासकर जब वो सोचता है म्यूइंग येंची के बारे में। जियान कहते मैंने सोचा नहीं था कि जॉन सेंटिन में मुझे इतनी सारी होली फ्लेम्स मिलेंगी। ऑल्दो जियान को येंची और म्यूइंग की होली फ्लेम की रैंक के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन एक बात साफ थी कि वो दोनों उसकी फायर आर्ट टियानियन से सुपीरियर है। जैसे जियान वुजुजु यानी कि फायर बेम्बू हाउस में लौटता है, सबसे पहले उसे शाओई मिलता है। वो चिंता से भरी आवाज में पूछता है बिग ब्रदर क्या आप ठीक हो। जियान नॉड करके बोलता है मैं म्यूइंग और उनके भाई से मिलने के लिए गया था, और हाँ वो दोनों होली फ्लेम्स हैं। लिटरली को भी शुरुआत से म्यूइंग के अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, और लगता है उसका शक सही था। तभी जियान पूछता है शाओई बाय द वे ये बर्निंग एसेंस पवेलियन इतना खाली क्यों लग रहा है, सब लोग गए कहाँ पे। ये सुन के शाओई अपनी आंखें रोल करता है। वो कहता है बिग ब्रदर क्या आप भूल गए हो सेक्ट कॉम्पिटिशन कितना करीब आ चुका है, किसी को घूमने का समय नहीं है, ये सब अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ये सुन के हम जियान को अपने सर को खुजाते हुए देखते हैं। उसने ये सब सोचा ही नहीं था। अभी लिटरली पूछते है ओह मुझे याद आया कि आपने मुझे अंडरग्राउंड पैलेस बुलाया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। हाउएवर जब मैं लौट रहा था मुझे एक इविल ऑरा फील हुआ। इस बात को सुन के जियान का चेहरा भी सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं हाँ तुमने गलत सेंस नहीं किया था, इस सेक्ट कॉम्पिटिशन के दौरान हमें ज़ोले रॉयल फैमिली पे ध्यान देना होगा। मुझे लग रहा है ज़ोले रॉयल फैमिली में पहले इविल रेस का इन्फ्लुएंस फैल चुका है। लिटरली बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस बार कॉम्पिटिशन में आपके साथ जाऊंगा। लिटरली को देख के जियान बोलते तुम पहले से एक 9 स्टार दूधी हो, लगता है मैं काफी
भी पीछे रह गया। आगे आने वाले समय के दौरान मुझे उन टेक्निक्स पे भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें मैंने मूनलाइट फेरी की रूइन से हासिल किया है, और अभी 7th लेवल का वो रूलर मेथड भी बचा हुआ है। जियान को याद आते हैं वो मटेरियल्स जो उसे एंसेस्टर शाओजुआन को रिवाइव करने में लगेंगे। अभी जियान के पास उनमें से एक चीज मौजूद नहीं होती है। जियान कहते हैं मुझे अभी कैंगलोंग ल्यू नहीं मिला है, आई गेस ये वही ड्रैगन स्पिरिट सलाइवा होगा। रिडली कहता है कैंगलोंग ल्यू, इस चीज को बस ड्रैगन क्लैन के अंदर पाया जा सकता है, मुझे नहीं लगता है कि ये आपको इंसानी दुनिया में मिलेगा। जियान भी सहाय करता है, वो कहते लगता है मुझे एक अल्टरनेटिव ढूंढना होगा जो इस चीज के बदले में अच्छे से काम कर सके। इसी पल जियान की स्टोरी रिंग में से उसे एक फ्लक्चुएशन सेंस होती है। जब जियान अभी जो स्टैन को अंदर भेजता है उसे एक जेड बोतल दिखाई दी थी जो उसकी स्टोरी में मौजूद नहीं होनी चाहिए। इस बोतल को बाहर निकाल के वो कहता है ये क्या चीज है। स्पेशली जो टेरिफाइंग ऑरा इसके अंदर से बाहर आ रहा था वो जियान की धड़कनें बढ़ा देता है। क्यूरियोसिटी से भरी आंखों के साथ जियान कहता है चलो देखा जाए क्या है इसके अंदर। एक हाथ से हैंडसिल चेंज करके उसकी सोल पावर इस पूरे एरिया को ढक लेती है। फिर वो जेड बोतल के ढक्कन को खोलता है। अचानक से जेड बोतल में से एक रोर की आवाज बाहर आई थी। उसने चारों तरफ की हवा को हिला दिया होता है। इस टेरिफाइंग ड्रैगन रोर को सुन के लिटरली और जियान दोनों एक पल के लिए स्टन्ड हो जाते हैं। दोनों की रूहें कांप गई थी। लिटरली जिसका चेहरा पेल हो चुका होता है वो कहता है बिग ब्रदर ये क्या चीज है। उस जेड बोतल के अंदर की चीज को देख के जियान काफी समय तक रिकवर नहीं हो पाता। फिर वो एक डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है कैंगलोंग, ये कैंगलोंग सलाइवा है। लिटरली कहता है कैंगलोंग सलाइवा, ये क्या चीज है। जियान बताता है ये इवॉल्व हुआ होता है कैंगलोंग ल्यू से। कहा जाता है ये बस ड्रैगन रेस की प्योरेस्ट ब्लड से बन सकता है और इस शरीर को और भी मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज है। लेकिन इस चीज का मेरी स्टोरी रिंग के अंदर होना, मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं है। तभी उसकी आंखें नैरो होती है। जियान कहता है क्या ये मास्टर जिनलोंग की वजह से है। जब वो फिर से अपनी स्टोरी रिंग को चेक करता है वो पाता है गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जो बैरियर मौजूद था वो अभी वैसा ही का वैसा है। लेकिन तभी जियान जानता था कि ये गोल्डन ड्रैगन ने क्या होगा और उसकी टोन पूरी सीरियस हो चुकी होती है। वो कहता है शाओई मैं अगले 6 महीनों के लिए गहरी सेक्लूजन में जा रहा हूँ, क्योंकि लिटरली आया था जियान के साथ 2 की कॉन्टिनेंट्स हैं और जब उसने प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम को हासिल किया था लिटरली उसी की स्पिरिट होती है। इस वजह से उसने देखा होता है किस तरीके से एंसेस्टर शाओजुआन ने जियान के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। वो बोलता है बिग ब्रदर चिंता मत करो, अगर इस कंपटीशन तक भी आपकी रिफाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती तो हम इस कंपटीशन को स्किप कर देंगे। जियान नॉड करके बोलता है तब भी मुझे इस काम को कंपटीशन के शुरू होने से पहले फिनिश करना होगा। मुझे लगता है सैक कंपटीशन बहुत बड़े बदलाव को करने वाला है और हम इसे मिस नहीं कर सकते। ये कह के वो ह्यूमन पैलेस की ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगा था। जब से जियान बना होता है टॉप डिसाइपल उसे जगह ट्रेन करने के लिए दी गई थी और क्योंकि अब उसके पास मटेरियल्स भी मौजूद है जियान को लगता था कि एंसेस्टर का रिवाइव होना अब दूर नहीं रह गया। दुगी कॉन्टिनेंट में जियान ने एंसेस्टर शाओजुआन से वादा किया था कि वो एक दिन उन्हें जरूर रिवाइव करेगा। स्पेशली शाओ क्लैन के बारे में जियान के पास काफी कम जानकारी है और एंसेस्टर शाओजुआन जिन्होंने शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को बचाने की हर कोशिश करी वो डेफिनेटली उन चीजों को भी जानते होंगे जिनकी जियान को कानो कान कवर्ड नहीं है। वो कहता है अगर एंसेस्टर रिवाइव हो जाते हैं तो वो रहस्य जिन्हें मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ उनके शायद उत्तर मिल जाएंगे। ये कह के वो एंटर हो गया था ट्रेनिंग रूम में। वे उसकी आंखें भर रही होती है एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट से। स्टोरी रिंग के अंदर एक हल्की सी आवाज गूंजती है। वो आवाज हंस के बोलती ही जब ये लड़का अपने एंसेस्टर को रिवाइव कर लेगा मैं खुद को तभी इसके सामने शो करूंगा। इस चेम्बर में बैठने के बाद जियान का ध्यान फाइनली चारों तरफ जाता है। इस कमरे का जो एनवायरनमेंट बना हुआ था वो ध्यान लगाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। बिना हेजिटेशन की एक सोल बैरियर इस पूरे चेम्बर को ढक लेता है। ऑल्दो जगह बहुत सिक्योर थी तब ये टास्क कुछ ज्यादा जरूरी होता है। वो इसमें कोई कोताही नहीं बरत सकता था। अपने दिमाग में प्लान बनाते हुए जियान कहता है मेरे पास 6 महीने हैं। मैं पहले मास्टर करूंगा स्काई शिफ्टिंग रूलर और 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर की टेक्निक्स। फिर मूनलाइट फेरी की रून्स के उन टेक्निक्स के स्क्रोल्स को सीखूंगा। इससे मेरी सेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी हो जाएगी और तब समय आएगा एंसेस्टर को रिवाइव करने का। शाओ क्लैन के सीक्रेट्स जानने बहुत जरूरी होते हैं लेकिन ये कॉम्पिटिशन भी जियान के लिए काफी क्रूशियल था। कहते जब मैं स्काई शिफ्टिंग रूलर की ऑक्सिलरी टेक्निक को सीख लूंगा तो 8 स्टार 2D से नीचे मुझे कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। ऑफ कोर्स अगर कुछ बहुत ही अलग नहीं होता है। जियान ने उठाई थी अपनी एंशिएंट रूलर और फाइनली उसमें फ्लेम्स जाने लगती है। लेकिन कुछ समय के बाद वॉइस से कोड के बोलता है तो अब भी मेरी होली फ्लेम और एम्पर फ्लेम कंपेटेबल नहीं है। जब से उसने होली फ्लेम को ऑब्जर्व किया था वो तब से इसे अपनी एम्पर फ्लेम के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। अफसोस की बात है कि जियान के हाथ में अब तक सफलता नहीं लगी। ये कुछ ऐसा होता है जैसे जियान दो अपोजिंग फोर्सेस को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। खैर इसके समाधान के लिए उसे इंतजार करने की जरूरत थी। जब सही मौका आएगा तो चीजें अपने आप काम करने लगेंगी। अपने सिर को हिलाते हुए फिर से ट्रेनिंग में फोकस करता है। ये होती है 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर टेक्निक। इसके साथ वो
लेवल फुट के हिसाब से चलते थे। इसका 1 फुट होता है 3 स्टेप स्विमिंग रूलर, लेकिन चलो हम इसे लेवल्स के हिसाब से जानते हैं। सेकंड लेवल होता है वेव स्टैकिंग 1000 लेयर्स, थर्ड लेवल था शेडोज एंटवाइंड और फोर्थ लेवल था शैटरिंग रूलर। वहीं पे फिफ्थ लेवल होता है इम्प्रिजनिंग द स्काई और सिक्स लेवल होता है स्पेस सेवरिंग स्ट्राइक। वहीं पे सबसे लास्ट होती है स्काई ब्रेकिंग ब्लो। जियान आंखें बंद करके बोलते हैं भले एक लो लेवल इमोर्टल टेक्निक हो, तभी जब इसके सातों लेवल्स को मास्टर कर लिया जाता है, इसकी पावर होली रैंक की टेक्निक से कंपेयर करी जा सकती है। मेरी अभी की 7 स्टार दूधी स्टेज की कल्टिवेशन के हिसाब से मैं इसकी 6 लेयर को ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यहाँ तक बात रही 7th लेवल की, मुझे उसके लिए 8 स्टार दूधी की स्टैंड चाहिए होगी, क्योंकि अभी मेरे लिए 7th लेवल को प्रैक्टिस करना ये मुझे अंदरूनी चोटें पहुंचा सकता है। अगर मेरे हालात बद से बदतर नहीं होते हैं और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता है, मैं तब तक 7th लेवल को परफॉर्म नहीं करूंगा। फेरी मूनलाइट के र्यून से पहले मैंने बस 5 लेयर्स का इस्तेमाल किया। चलो अब 6 लेयर का समय आ गया है। जियान किसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है? 1 2 3 5 दिन निकल जाते हैं। इन 5 दिनों में जियान स्काई शैटरिंग रूलर के पहले 5 लेयर्स को कंप्लीट करता है। उसकी प्रोग्रेस काफी अच्छी रही थी। इस पावर के साथ उसे मिड से 7 स्टार दूधी को हराने में कोई परेशानी नहीं थी। 5वें दिन के शाम की बात है जब जियान ने अपने रूलर को एक बार फिर से उठाया था। अब बारी थी 6 लेयर की। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान अपनी एनर्जी को रूलर में चैनल करता है। उसके मुंह से आवाज आती है हुआले, और बूम की आवाज के साथ रूलर में से एक टेरिफाइंग ऑरा फैला था। इस पावर की वजह से पूरा ट्रेनिंग चेम्बर कांपने लगता है। जब जेनेसिस अटैक को लॉन्च करता है सामने के बड़े पत्थर के ऊपर, बैंग की आवाज के साथ उस बोल्डर को चकनाचूर होते हुए देखते हैं। ऐसे रिजल्ट को देख के जियान की आंखें और भी एक्साइटमेंट से भर जाती है। इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती है। जियान ग्रेजुअली 6 लेयर को मास्टर कर रहा था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उसके सोल डिवॉल्विंग टेलिस्मैन के अंदर के स्पेस को। यहाँ गोल्डन ड्रैगन का फिगर अपीयर हो चुका था। वो कहते हैं क्या तुम इसे पहचान रहे हो? सुनाई देती है हमें सोल ईटर लॉर्ड की आवाज। वो कहते हैं इस लड़के के बारे में कुछ खास है। ये टेक्निक ये 7 फुट वंडरिंग इमोर्टल से जुड़ी हुई है। मैंने इसका पहले सामना किया है, भले ग्रेट 1000 वर्ल्ड में 7 फुट वंडरिंग इमोर्टल सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से एक ना हो, लेकिन उसने बहुत सारे इविल रेस के एक्सपर्ट्स की जान लिया। इस वजह से मेरे ऊपर भी उसका एक इंप्रेशन छूटा हुआ है। गोल्डन ड्रैगन स्माइल के साथ बोलते हैं सातों लेयर्स एक साथ में, मुझे लगता है अभी तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स इन अटैक को इस्तेमाल करने वाला एक दोषियन एक्सपर्ट होना चाहिए। हालांकि सोल ईटर लॉर्ड काफी प्राइडफुल थे, लेकिन उन्हें सच्चाई मालूम होती है। वो नोड करके बोलते हैं हाँ मैं अब भी एक कमजोर अवस्था में हूँ। इन सातों लेयर्स को कंबाइन होके जो पावर बनती है उसका सामना मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। फिर वो मुड़ के देखते हैं गोल्डन ड्रैगन के एक्सप्रेशन को। अभी जिल्लोंग बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं क्या तुम जा रहे हो? जिल्लोंग बोलते हैं हाँ मेरे पास कुछ जरूरी काम है जिन्हें मुझे पूरा करना होगा। ये सुन के सोल ईटर लॉर्ड कुछ समय तक शांत रहे थे। फिर वो बोलते हैं मेरी डीप स्लीप में जाने से पहले मुझे भी उस ग्रेट वॉर के बारे में मालूम पड़ा था। मैंने सुना है उस ग्रेट वॉर की वजह से ड्रैगन क्लैन में कियोस फैल गई है। मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। जिल्लोंग वापस से सोल ईटर लॉर्ड की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें मेरी डिसेबल का ख्याल रखना होगा, जरूरत पड़ने पे उसकी हेल्प करना। ऑफ कोर्स सोल ईटर लॉर्ड से कोई परेशानी नहीं होती। वो कहते हैं इनफैक्ट जैसा इस बच्चे का रास्ता है इसकी हेल्प करने से मुझे और भी रिकवर होने का मौका मिलेगा। इसी समय जिल्लोंग की आंखें और भी गोल्डन हो जाती हैं। लगता है वो एक डिसीजन ले चुके हो। वो सोल ईटर लॉर्ड से बोलते हैं लड़का शाओ क्लैन से है। अचानक से सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर का स्पेस खतरनाक तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगा था। सोल ईटर लॉर्ड एकदम चौंक चुके होते हैं। वो कहते हैं क्या वो शाओ क्लैन? नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिल्लोंग सोलो आवाज में कहते हैं शाओ क्लैन के रहस्य बहुत ज्यादा महत्व को रखते हैं। मैं भी इनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि शाओ क्लैन का आखिरी मेंबर है। सोल ईटर लॉर्ड अब भी खोए हुए होते हैं। वो कहते हैं तभी मैं कहूँ मुझे इसका ऑरा इतना अजीब क्यों लग रहा था, लेकिन अब भी एक चीज है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब इविल रेस ने हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के ऊपर हमला किया तो उसका सामना करने के लिए सातों रियल्म साथ में आ गए। उन एक्सपर्ट्स में भी शाओ क्लैन के मेंबर्स सबसे ज्यादा आगे थे। तो में जाके जब इविल रेस को हराने की बारी आई तो शाओ क्लैन के उन 2 शैन और 2 गॉड लेवल के करीबी एक्सपर्ट्स ही थे जिन्होंने खुद का बलिदान दिया। लेकिन तब भी युद्ध के खत्म होने के बाद वो जाने कहाँ गायब हो गए। जो अफवाहें तो ऐसी भी फैलाई गई कि शाओ क्लैन ने इविल रेस को सरप्राइज करने के लिए अपनी ब्लड लाइन सैक्रिफाइस कर दी। इस वजह से पूरी शाओ क्लैन ब्लड लाइन ही तबाह हो गई है। लेकिन मुझे कहानी सही नहीं लगती है। शाओ क्लैन की पावर को तब कोई मैच नहीं कर सकता था। भले उन्होंने भारी कीमत चुकाई हो, लेकिन उनकी ब्लड लाइन तब भी खत्म नहीं होनी चाहिए। गोल्डन ड्रैगन कहते हैं मुझे भी पूरी सच्चाई के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन तब भी एक बात साफ है कि सच्चाई को छिपाया जा रहा है। मैं इस बार सच को जान के ही रहूंगा। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं ठीक है तुम्हें अपने डिसेबल की चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और सोल ईटर लॉर्ड भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। जब इन दोनों जायंट्स के बीच की बातचीत खत्म होती है, नजारा बाहर का दिखाया जाता है। अभी जियान अपनी पैर मोड़ के बैठा हुआ था
वो हफ की आवाज के साथ गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का 6 लेवल 7 शिफ्टिंग रूलर से काफी मिलता जुलता है। मैं अपनी अब की स्ट्रेंथ के साथ 7 शिफ्टिंग रूलर के 2 सेगमेंट्स को अनलीश कर सकता हूँ। वहीं पे 7th लेयर स्काई शाइटिंग रूलर के मैं 6 लेवल तक पहुंच चुका हूँ। चलो अब देखते हैं इन स्क्रोल्स के अंदर क्या है। इसी के साथ अपनी स्टोरिंग को छूता है, उसकी अंगूठी में से एक स्क्रोल बाहर आया था। जैसी चीज उसके सामने आई थी वो तुरंत ही इसके अंदर से एक एंशिएंट ऑरे को फील कर पाता है। जियान कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जियान इस पीले रंग के स्क्रोल को काफी आराम से खोलने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी जल्दबाजी की वजह से ये डैमेज हो जाए, लेकिन लगता है चीज कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, नॉर्मल तरीकों से वो खुलती नहीं है। फाइनली जियान यूज करता है अपनी सोल पावर का एंड सील को चेंज ही करते हुए वो सोल पावर को स्क्रोल के अंदर भेजता है। लेकिन जैसे उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ स्क्रोल को छूती है हम इसे गायब होते हुए देखते हैं। ये देख के जियान एकदम बहुत चक्का हो गया था। वो कहते हैं वद्दा स्क्रोल्स को खोलने के लिए टिपिकली 2 की या सोल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, और जैसा हो रहा है स्क्रोल में से बाहर आ रहा है इसके अंदर डेफिनेटली एक पावरफुल टेक्निक छिपी हुई है। बिना हेजिटेशन के जियान ने अपनी हथेली को ली थी। ऑफ के साउंड के साथ एक फ्लेम का क्लस्टर अपीयर होता है। ये फ्लेम अपने आप ही स्क्रोल की तरफ जाती है। यह स्क्रोल होली फ्लेम के अंदर गया होता है। सुनाई देती है कुछ चरिंग साउंड, लेकिन कुछ मिनट तक ट्राई करने के बाद भी जियान को स्क्रोल को खोलने में कोई सफलता हासिल नहीं होती। वो दांती में इसके बोलता है डैम इट, आखिर ये किस चीज से बना है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी होली फ्लेम भी इसके खिलाफ इनफेक्टिव साबित हुई है। बात जियान को ऐसे स्ट्रगल करती हुई देख गोल्डन डैकिंग बोलते हैं लगता है इस लड़के के हाथों में काफी अच्छा ट्रेजर लगा है। जियान ने अब तक अपनी होली फ्लेम को वापस ले लिया होता है। वो कहते हैं कितनी भी कोशिशें करने के बाद भी ये चीज खोलने का नाम नहीं ले रही है। जब वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने बाल नोचने वाला था तभी उसे एक और चीज की याद आती है। वो स्टोरिंग से बाहर निकालता है एक सफेद रंगी चीज को जिसमें से खतरनाक लाइफ ऑरा रेडिएट हो रहा था, और ये लाइफ ऑरा सीधा स्क्रोल के अंदर जाता है। वो चीज 2 सेकंड तक तो शांत रहती है, एक मफल्ड बूम के साउंड के साथ उसमें से एक टेरिफाइंग प्रेशर फैला था, और फैलती चकाचौंध करने वाली रोशनी स्क्रोल को कांपते हुए देख जियान कहता है एक काम कर रहा है। फिर स्क्रोल में से बाहर आई थी मिल्की व्हाइट लाइट। इस लाइट के अंदर जियान को ऐसी इमेंस पावर फील होती है जो उसकी हेवन शिफ्टिंग रूलर से मेल खाती थी। मतलब उसका लेवल ऐसा होता है जब जियान उस रोशनी को छूता है उसके दिमाग में जाती है भर भर के इन्फॉर्मेशन। जियान एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है 2 स्क्रोल फाइटिंग टेक्निक। हमें बताया जाता है कि स्क्रोल को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, एक होती है फिंगर और दूसरा होता है पंच। और जब इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन किया जाता है तो इनकी स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट लेवल की फुल्ली रैंक फाइटिंग स्किल तक पहुंच जाती है। ये दोनों टेक्निक्स होती है 4 फिंगर्स ऑफ द स्काई और 3 फिस्ट ऑफ क्रिएशन, जिसमें 4 फिंगर ऑफ द स्काई आसमान को झुका सकती है और फिस्ट ऑफ क्रिएशन से जमीन कांप जाएगी। जानकारी को पढ़ते पढ़ते जियान की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि जिस मूविंग द रूलर यानी कि हेवन शिफ्टिंग रूलर टेक्निक को हासिल करने के लिए उसे फैंक्शन पवेलियन ज्वाइन करना पड़ा, एटलीस्ट उसी लेवल की टेक्निक उसे मूनलाइट फेरी के र्यून से मिल जाएगी। वो जानता था कि अगर वो इन दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंच जाएगी। तो उसकी स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच जाएगी जब एक सेम रियल में उसका अपोनेंट मिलना मुश्किल होगा। इस ट्रेनिंग चेम्बर में गूंजती जियान की हंसने की आवाज। वो तेजी से हंसते हुए बोलते हा हा हा, लगता है र्यून्स में सबसे ज्यादा फायदा मुझे हुआ है। वो एक बार फिर से उस जानकारी को एक्सप्लोर करने लगा था जो उसे स्क्रोल के अंदर से मिली होती है। जियान कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर और क्या सीक्रेट छिपे हुए हैं। चलो हम भी जियान को एक्सप्लोर करने का टाइम देते हैं जिससे वो बीच में कुछ मिस न कर दे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी फेरी मून से, मतलब फेरी जायू या मूनलाइट फेरी, और फिर जियान शेप रिटर्निंग सोल पिल को रिफाइन करने वाला है। क्या जियान सच में पहली बार में अपने एंसेस्टर को रिवाइव कर पाएगा या उसे फेलियर का सामना करना होगा। अगर आपको भी इसके बारे में जानने की वजह से एक्साइटमेंट हो रहा है तो डोंट वरी, हम इसके लिए चला रहे हैं अपना मेंबरशिप का प्रोग्राम। इसका हिस्सा बन के आपको अगले दिन का इंतजार नहीं करना होगा। हम शाम को ही नेक्स्ट एपिसोड प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर आप अपग्रेड कर लेते हो इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर तो आप हमेशा औरों से 2 एपिसोड आगे रह पाते हो। जॉइन का बटन सब्सक्राइब के साइड और चैनल के होम पेज पे मिलेगा, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। मोस्ट लाइकली गोल्डन डैकिंग भी नेक्स्ट एपिसोड में जियान से मिले जाएंगे। So yeah, that's it for this video. Until then, stay safe.